Hello students, welcome back to our YouTube channel Target GPAT, the stair of success. Students, I am Rahul Agarwal. Today we'll discuss part 2 of autonomic nervous systems MCQs. In part 1 we have discussed about 30 MCQs of autonomic nervous system. If you like to watch, you can watch that video, link is in the description box. So let's begin this video. Okay, so let's see the first question of this video, which is beta adrenergic blockers lower intraocular tension by. ओके, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो होते हैं वो इंट्राओक्यूलर टेंशन को लो मतलब कम करते हैं। वो कैसे? ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए, डाउन रेगुलेटिंग एडिनाइल साइक्लेज इन सिलियरी बॉडी थ्रू रिड्यूस एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 एड्रेनो रिसेप्टर, then constricting ciliary blood vessels or blocking adrenergic action on trabecular meshwork and reducing aqueous formation unrelated to beta adrenoreceptor mediation. तो जो हमारे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं वो इंट्राओक्यूलर टेंशन जो कम करते हैं उसका मोड ऑफ एक्शन है। करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट। ओके, दे डाउन रेगुलेट एडिनाइल साइक्लेज इन सिलियरी बॉडी थ्रू रिड्यूस एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 एड्रेनोरिसेप्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एगोनिस्टिक एक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन सिलियरी एपिथेलियल सेल रिड्यूस एक्वस सीक्रेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है जो कि सिलियरी एपिथेलियल सेल पर होता है और जो कि हमारे एक्वस सीक्रेशन को रिड्यूस करता है? ऑप्शंस हमारे साथ दिए हुए, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज डी। ओके, सो अगोनिस्टिक एक्शन ऑफ अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन सिलियरी एपिथेलियल सेल रिड्यूस एक्वस सीक्रेशन। ओके, जो अल्फा 2 होता है वो हमारा एक्वस सीक्रेशन को रिड्यूस करता है जो कि एपिथेलियल सेल पर होता है। देन नेक्स्ट हमारा, टू बी यूज्ड एज अ टॉपिकली अप्लाइड ओक्यूलर बीटा ब्लॉकर अ ड्रग शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। ठीक है, हमें टॉपिकली अप्लाइड करने के लिए जो ड्रग है ओक्यूलर बीटा ब्लॉकर के लिए उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, हाई लिपोफिलिसिटी, हाई ओक्यूलर कैप्चर और लो सिस्टेमिक एक्टिविटी। सो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी ये एक्सेप्ट। हमको एक एक्सेप्ट देखना है, मतलब इसमें से 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एक वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, तो वो कौन सी है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी। ओके, ये एक्टिविटी, ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है किसके लिए? टॉपिकली अप्लाइड ओक्यूलर बीटा ब्लॉकर के लिए। बाकी हाई लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए, हाई ओक्यूलर कैप्चर होना चाहिए, ज़्यादा ओक्यूलर के अंदर वो कैप्चर होनी चाहिए, लो सिस्टमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि हमें सिस्टमिक एक्टिविटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर उस जगह पर जो है कि उस पर हमको चाहिए। इसलिए तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं वो हमारी होनी चाहिए एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीटाक्सोलोल डिफर्स फ्रॉम टीमोलोल इन दैट इट। जो बीटाक्सोलोल होता है वो टीमोलोल से किस तरह डिफर करता है? ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट इज अ बीटा सिलेक्टिव ब्लॉकर। ओके, जो बीटाक्सोलोल होता है वो बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर होता है और बीटाक्सोलोल जो होता है इज मोर एफिशियस इन ग्लूकोमा में जो ज़्यादा वो होता है एफिशियस। देन उसके बाद प्रोड्यूस लेस ओक्यूलर साइड इफेक्ट, कम साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, या फिर इज लॉन्गर एक्टिंग, या फिर वो ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बीटाक्सोलोल डिफर्स फ्रॉम टीमोलोल इन दैट इट इज़ अ बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर। ओके, ये जो बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, बीटा 1 सिलेक्टिवली बीटा 1 ब्लॉकर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा, सिलेक्ट द लॉन्गर एक्टिंग ओक्यूलर बीटा ब्लॉकर। जो सबसे ज़्यादा एक्टिंग, जिसका सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्शन है, सबसे लॉन्गर एक्टिंग वो बीटा ब्लॉकर कौन सा? ऑप्शन हमारे पास दिए, टीमोलोल, बीटाक्सोलोल, कार्टियोलोल एंड लेवोब्यूनोलोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सबसे ज़्यादा एक्टिंग ओक्यूलर बीटा ब्लॉकर कौन सा है, तो वो है हमारा लेवोब्यूनोलोल. ओके, लेवोब्यूनोलोल इज द लॉन्गर एक्टिंग ओक्यूलर बीटा ब्लॉकर. नेक्स्ट हमारा
द फॉलोइंग इज एन अल्फा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट, ठीक है, नीचे एक जो है कि अल्फा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट है, यूज्ड एज अ आई ड्रॉप्स टू लोअर इंट्राओक्यूलर प्रेशर, आई ड्रॉप में यूज किया जाता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, ब्रिंजोलामाइड, देन बम्ब्यूटेरॉल, ब्रीमोनाइटिन एंड लेटानोप्रोस्ट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, ओके। ब्रीमोनिडीन इज एन अल्फा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट यूज्ड एज आई ड्रॉप टू लोअर इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग ऑफ एड्रीनलिन यूज टॉपिकली इन ग्लाइकोमा, नीचे दी हुई इनमें से एक प्रोड्रग है, किसकी, एड्रीनलिन की प्रोड्रग है जो कि टॉपिकली यूज की जाती है ग्लूकोमा में। ऑप्शंस हमारे पास जो है वही हैं, ब्रीमोनिडीन, डाइपिवेफ्रिन, फिनाइल प्रोपेनोलामीन एंड डोरजोलामाइड। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज डाइपिवेफ्रिन इज द प्रोड्रग, ओके, ऑफ एड्रीनलिन जो कि हमारी टॉपिकली यूज की जाती है ग्लूकोमा में। ड्रग कौन सी, डाइपिफेविरिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्राक्लोनाइडिन इज अ क्लोनिडीन कॉन्जेनर विच इज यूज्ड एज, ठीक है। एप्राक्लोनिडीन जो क्लोनिडीन की कॉन्जेनर है तो वो यूज किस तरह से की जाती है। ऑप्शंस हमारे पास है, टू सप्रेस ओपोइड विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, ओपोइड के द्वारा जो सिंड्रोम आते हैं उनको सप्रेस करने के लिए किया जाता है, या टू सप्रेस मोनोप्यूजल सिंड्रोम, मोनोप्यूजल सिंड्रोम को सप्रेस करने के लिए किया जाता है, एज एनाल्जेसिक यूज होती है, या फिर टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर टेंशन, इंट्राओक्यूलर टेंशन को रिड्यूस करने के लिए की जाती है। सो इसका जो यूज है, सो द करेक्ट आंसर इज डी, ओके। एप्राक्लोनिडीन इज अ क्लोनिडीन कॉन्जर विच इज यूज्ड एज अ टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर टेंशन, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज डोरजोलामाइड इज अ, डोरजोलामाइड इज अ, ऑप्शंस हमारे पास है, डोरजोलामाइड क्या है। सो ऑप्शंस हमारे पास है, टॉपिकली अप्लाइड ओक्यूलर कार्बोनिक अनहाइड्राइज इनहिबिटर, टॉपिकली यूज हो जाता है किस लिए, ओक्यूलर में कार्बोनिक अनहाइड्राइज इनहिबिटर के लिए, या फिर सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया हाइपोग्लाइसेमिक, या फिर सेकंड जनरेशन के सल्फोनिल यूरिया का जो है, सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज होती है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, या वो है, या फिर टॉपिकली सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल, जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक होती है उसका टॉपिकल है फॉर्म है, या फिर ल्यूमिनल एमोवायोसाइड, जो ल्यूमिन में जो होते हैं हमारे उसमें एमोवायोसाइड, मतलब जो एमोबायोसिस होता है उसमें एमोवायोसाइड के जो होते हैं उनको माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज होता है। सो द करेक्ट आंसर है हमारा that is डोरजोलामाइड इज अ टॉपिकली अप्लाइड ओक्यूलर कार्बोनिक अनहाइड्राइज इनहिबिटर, ठीक है, ये हमारी टॉपिकली अप्लाइड होता है ओक्यूलर पे, जो कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टू लेटानोप्रोस्ट, लेटानोप्रोस्ट के लिए हमको बिल्कुल सही स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हो, इट इज अ PGF2 alpha derivative used in glaucoma. Okay, it is a selective alpha 1 blocker used in benign hypertrophy of prostate, या फिर it is a 5 alpha reductase inhibitor used to reduce the size of enlargement prostate gland, और या फिर it is a PGE2 analog used to intravaginally for cervical priming. So the correct statement for the lenatoprost which is A. Okay, it is a PGF2 alpha derivative used in glaucoma. Okay, now let's see question number 6.36, which is select the diuretic that is most effective in acute congestive glaucoma. हमको एक वो डायरेटिक इसमें से चूज करना है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है कंजेस्टिव ग्लूकोमा में। ओके, कंजेस्टिव ग्लूकोमा, ओके, ऑप्शंस हमारे पास इंडापामाइड, अमाइलोराइड, मैनिटोल एंड फ्यूरेसेमाइड। So the correct answer for this question that is mannitol. Okay, it is a osmotic diuretics that is most effective in acute congestive glaucoma. Okay, now let's see question number 6.37, which is neostigmine
इज बेनिफिशियल इन कोबरा इन्वेनुमेशन बिकॉज, ठीक है, न्यूस्टिगमिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कोबरा इन्वेनुमेशन में। क्योंकि ऑप्शन हमारे पास, इट इज़ बाइंड टू एंड इनएक्टिवेट कोबरा टॉक्सिन, ये बाइंड हो जाती है और कोबरा टॉक्सिन को इनहिबिट करती है, या फिर इट रिवर्सेस कोमा ड्यू टू कोबरा टॉक्सिन, जो कोबरा के टॉक्सिन कारण कोमा होता है उसको रिवर्स करती है, या फिर इट काउंटर एक्ट द रेशियो डिप्रेशेंट एक्शन ऑफ कोबरा टॉक्सिन, और इट इज एंटागोनाइज द पैरालिसिस एक्शन ऑफ कोबरा टॉक्सिन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज दैट इट इज एंटागोनाइज द पैरालाइजिंग एक्शन ऑफ कोबरा टॉक्सिन। कोबरा टॉक्सिन के कारण जो पैरालाइजिंग एक्शन होता है उसको जो एंटागोनाइज कर देती है कौन सी, न्यूस्टिगमिन, ठीक है। Okay, so next question, which is a suspected case of poisoning has been brought to the casualty with weakness, fattening, involuntary passes of urine and stool, profuse sweating, salivation, watering from nose and eyes. His pulse is 120 per minute, low volume, BP is 90/60 mmHg, respiration shallow, pupil constricted, muscles flabby with occasional fasciculation, which is the most likely type of poisoning। ठीक है दोस्तों, एक पॉइजनिंग हुई है जिसमें ये सारे सिस्टम जो है कि उस पेशेंट में दिख रहा है, तो वो किस तरीके की पॉइजनिंग है वो हमको देखना है। वो बेलेडोना की पॉइजनिंग है, बारबिट्यूरेट की है, एंटीकोलिन स्ट्रेस की पॉइजनिंग है, या फिर डाइक्लोफेन DTT की पॉइजनिंग है। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है, दिस पॉइजनिंग इज ऑफ एंटीकोलिन स्ट्रेस। ओके, एंटीकोलिन स्ट्रेस, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस हमारे पास हैं एट्रोपिन सल्फेट, देन प्रालिडोक्सिम, डायजेपम और एड्रीनलिन। So the correct answer for this is that is the drug which is most important in the treatment of organophosphate poisoning is atropine sulfate. Okay. Now let's see question number 6.40, which is atropine does not antagonize the following feature of anticholinesterase poisoning. एट्रोपिन जो ड्रग है वो इनमें से कौन सा जो कि फीचर एंटीकोलिनेस्ट्रेस का पॉइजनिंग से जो होता है उसको एंटेगोनाइज नहीं करती है? ऑप्शंस आर हाइपोटेंशन, सेंट्रल एक्साइटेशन, मसल्स पैरालिसिस और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज नॉट एंटागोनाइज मसल पैरालिसिस। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच Pralidoxim can reactive cholinesterase enzyme that has been inactivated by. Pralidoxim can reactivate cholinesterase enzyme. Pralidoxim जो होती है वो cholinesterase enzyme को reactivate करती है। ओके, that has been activated by, जो कि एंजाइम किस कारण से इनएक्टिवेट हुआ है? ऑप्शन हमारे पास है कार्बामेट एंटीकोलिनेस्टरेज और ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीकोलिनेस्टरेज, then both carbamate and organophosphate anticholinesterase or reversible anticholinesterase. So the correct answer for this question is that organophosphate anticholinesterase के कारण जो कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम इनएक्टिवेट हुआ है उसको प्रालिडोक्सिम जो कि रीएक्टिवेट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.1, विच इज इनिशियल ब्रेडिकार्डिया कॉज्ड बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ एट्रोपिन इज बिलीव टू बी कॉज्ड बाय। जो इनिशियली ब्रेडिकार्डिया होता है किस कारण से? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के कारण। एट्रोपिन का जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं उसके कारण इनिशियली ब्रेडिकार्डिया कॉज होता है। क्यों? ऑप्शंस हमारे पास है स्टिमुलेशन ऑफ मेडुलरी बेगल सेंटर और स्टिमुलेशन ऑफ बेगल गैंग्लिया, ब्लॉकेड ऑफ M2 रिसेप्टर ऑन एसे नोडल सेल और ब्लॉकेड ऑफ muscarinic autoreceptor on vagal nerve ending. So the correct answer is for this question is that the initial bradycardia caused by intramuscular injection of atropine is believed to be caused by blockade of muscarinic autoreceptor on vagal nerve ending. Okay,
D is the correct answer. So now let's see question number 7.2, which is atropine does not exert relaxant antispasmodic effect on the following muscle. एट्रोपिन जो ड्रग है वो रिलैक्सेंट और एंटीस्पाज्मोटिक इफेक्ट नहीं देती है कौन से मसल्स पे? ऑप्शंस हमारे पास हैं इंटेस्टाइनल मसल से, यूरेट्रिक मसल पे, ब्रोंकियल मसल पे और लेरेंजियल मसल पे. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डी. ओके, एट्रोपिन डज नॉट exert their relaxant or antispasmodic effect on the laryngeal muscles. Now let's see question number 7.3, which is atropine produce the following action except atropine. सारे एक्शन जो इनमें से प्रोड्यूस करती है सिर्फ एक को छोड़कर. वो कौन सा हमारे पास? टेकिकार्डिया, माइड्रियासिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी incontinence. So the action which is not produced by atropine, which is also D, urinary incontinence. It is the not action of atropine. Okay. Now 7.4, the organ most sensitive to action of atropine. ठीक है, ऑर्गन इसमें से जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है एट्रोपिन के लिए, एक्शन के लिए, वो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स और हार्ट. So the correct option for 7.4, that is salivary glands are most sensitive to action of atropine. Okay. 7.5, hyoscine differ from atropine in that. ओके, हायोसिन जो होती है एट्रोपिन से किस तरह से डिफर होती हैं? ऑप्शन हमारे पास हायोसिन एक्सर्ट डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन द CNS at relatively low doses. Okay, hyoscine exert more potent effect on the heart than on the eyes. Hyoscine is longer acting or hyoscine has weaker anti-motion sickness activity. So correct answer is that hyoscine differ from atropine in that it exert depressant effects on the CNS at relatively low doses. ठीक है, जो है कि डिप्रेसेंट इफेक्ट शो करती है CNS पे बहुत ही कम डोज में. ओके, इसलिए कि हमारी हायोसिन एट्रोपिन से डिफर होती है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7.6, विच इज द क्वाटरनरी एनालॉग ऑफ बेलेडोना एल्कलॉइड्स आर प्रेफर्ड ओवर द नेचुरल एल्कलॉइड ऑफ एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोटिक इंडिकेशन. बिकॉज जो क्वाटरनरी एनालॉग होता है बेलेडोना एल्कलॉइड का, वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है नेचुरल एल्कलॉइड ऑफ बेलेडोना. ठीक है, किस लिए? एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोटिक इंडिकेशंस. क्यों इसके जाता है? ऑप्शन दिए हमारे पास. रीजन दैट दे हैव एडिशनल निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी, दे आर इनकॉम्पिटेटिवली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर oral administration, they are devoid of CNS and ocular effect, then those they are more potent than atropine. Okay, so the main reason for using of quaternary analog of belladonna, ठीक है, over the natural alkaloid, so the reason is they are devoid of CNS and ocular effect. C is the correct answer. Okay, let's see question number 7.7, that is inhaled ipratropium bromide has the following advantages except. Okay, ipratropium bromide के इनहेलेशन से इसमें जो है कि एडवांटेज होते हैं, 3 एडवांटेज दिए हुए, एक नहीं होता, वो हमको फाइंड आउट करना. ऑप्शन हमारे पास है that it does not alter respiratory secretion, it does not depress airway mucociliary clearance, it has faster onset of bronchodilator action than inhaled salbutamol, or it only rarely produce systemic side effect. So the correct answer for this question, that is the reason, that is not the reason of ipratropium inhalation, which is C. Okay, it has faster onset of bronchodilator action than inhaled salbutamol. See, this is the not advantage of inhalation of ipratropium. Okay, now let's see question number 7.8, which is which of the following anticholinergic drug is primarily used in pre-anesthetic medication and during surgery.
ठीक है। नीचे दी हुई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में से कौन सी ड्रग है जो प्राइमरी यूज की जाती है किसमें, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, एनेस्थेसिस देने से पहले जो मेडिकेशन होता है उसमें ड्यूरिंग सर्जरी दी जाती है। ऑप्शंस हमारे पास है ग्लाइकोपाइरोलेट, पाइपेजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड एंड डाइसाइक्लोमीन। So the correct answer is that the drug is glycopyrrolate. Okay, is the anticholinergic drug which is primarily used in pre-anesthetic medication and okay during surgery. Question number 7.9. Children are more susceptible than adult to the following action of atropine. ठीक है, बच्चे जो होते हैं बड़ों से ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं एट्रोपिन के कौन से एक्शन के लिए। ऑप्शन हमारे पास है ट्रैकिकार्डिया, टेकिकार्डिया प्रोड्यूसिंग, ओके, साइक्लोप्लेजिक, देन गैस्ट्रिक, एंटी सिक्रेटरी, सेंट्रल एक्साइटमेंट एंड हाइपरथर्मिक। सो द करेक्ट आंसर इज दैट children are more susceptible than adults to the central excitement and hyperthermic action of atropine. Okay, so D is the correct answer. Now let's see question number 7.10, which is glycopyrrolate is the preferred antimuscarinic drug for used before and during surgery because क्यों यूज़ की जाती है ग्लाइकोपाइरोलेट जो होती है एंटीमस्करिनिक ड्रग, वो सर्जरी के पहले और सर्जरी के टाइम पे जो है कि यूज़ की जाती है एज अ प्री एनेस्थेटिक्स। क्यों, रीज़न हमारे पास तो ऑप्शन दिए हमारे पास, इट इज़ पोटेंट एंड फास्ट एक्टिंग, ओके, इट हैज़ नो सेंट्रल एक्शन, इट हैज़ एंटी सेक्रेटरी एंड बेगोलाइटिक एक्शन और ऑल ऑफ द above. So the correct answer for 7.10 that is glycopyrrolate is preferred because of it has and it is potent and fast acting, okay, it has no central action and it has anti-secretory and vagolytic action, okay. So all of the reason, this is the D is the correct answer and that all reason are for that glycopyrrolate is preferred. Then next question number 7.11 that is choose the relatively vesicoselective anticholinergic drug used for urinary frequency and urge incontinence due to druster instability. हमको जो है कि रिलेटिवली एक वेसोकोसिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को चूज करना है जो कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्ग इनकोटिनेंस के लिए यूज की जाती है ड्यू टू रेट्रोसर इंस्टेबिलिटी के कारण जो होता है। ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं पायरेंजेपिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, ऑक्सीफेनोनियम एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। सो द करेक्ट आंसर इज ओके बी, ऑक्सीब्यूटाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.12 which of the following mydretics has the fastest and briefest action? इनमें से कौन सी माइड्रेटिक ड्रग जो है कि जिसका सबसे ज़्यादा फास्ट एक्शन होता है? ऑप्शंस एट्रोपिन, होमोट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज tropicamide is the drug mydretics has the fastest and briefest action. Question number 7.13 that is the following mydretic does not produce cycloplasia. इनमें से जो माइड्रेटिक्स दी हुई है वो एक ड्रग है जो कि साइकोप्लेजिया कोज नहीं करती है। ऑप्शन है हमारे पास फिनाइलेफ्रिन, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट, then homotropin. So the correct answer or the drug which is not produce cycloplasia that is phenylephrine. Okay, phenylephrine. 7.14 the most suitable mydretic for a patient of corneal ulcer. ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा सुटेबल माइड्रेटिक्स जो कौन सी है जिस पेशेंट को कॉर्निया में अल्सर हो? ऑप्शन हमारे पास है एट्रोपिन सल्फेट, होमोट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। सो द करेक्ट आंसर इज दैट एट्रोपिन सल्फेट इज मोस्ट सुटेबल माइड्रेटिक फॉर अ पेशेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर।
Okay, so the next question, which is 7.15, the mydretic incapable of producing psychoplasia sufficient for refraction testing in children is options atropine, hyoscine, homotropin, and cyclopentolate. So the correct answer for question number 7.15, that is C. Okay, homotropin is the mydretic incapable of producing psychoplasia sufficient for refraction testing of children. Then next हमारा 7.16, which is choose the correct statement about Drotaverine. Options are: it is smooth muscles, antispasmodic, acting by known anticholinergic mechanism. It is papaverine, congener, used in peripheral vascular disease, or it is synthetic atropine substitute used to control diarrhea, or it is a M1 M3 selective antagonist used for spastic constipation. So the correct answer for this question, that is the correct statement about Drotaverine, is it is a smooth muscles antispasmodic acting by known anticholinergic mechanisms. Okay, so we discussed MCQs of autonomic nervous system. Hope you like it. So that's all for today. Thank you. See you in the next video. Bye.